पिछले क्लास में हम लोगों ने ये चर्चा किए थे कि परागण क्या होता है। हम लोग इसके बारे में चर्चा किए थे कि परागण क्या होता है। परागण के बारे में चर्चा किए थे तो परागण दो प्रकार का हम लोग देखे थे, स्वपरागण और दूसरा था परपरागण। कुछ स्वपरागण का बेनिफिट देखे थे, कुछ हम लोग परपरागण का भी फायदा देखे थे, लाभ देखे थे, कुछ हानि भी हम लोग देखे थे। ठीक है, आज हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आगे कुछ चर्चा इस प्रकार से होगा कि अभी तक हम लोग जो चर्चा कर रहे थे तो फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन कराते चलते हैं कि अगर हम लोग बात किए थे कि अगर एक फूल होता है तो फूल में क्या पाया जाता है, तो फूल का ये जो होता है इस तरीके से इसको बोलते हैं, इसका 3 हिस्सा होता है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग कहते हैं वर्तिकाग, और ये जो नली टाइप होता है इसको हम लोग कहते हैं वर्तिका, और नीचे वाला को हम अंडाशय कहते हैं। इस अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है, इस अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है, और इसी बीजांड के अंदर क्या होता है, इसी बीजांड के अंदर अंडक पाया जाता है। इसी बीजांड के अंदर क्या होता है, तो अंडक पाया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो इसका नर जनन होता है वो पुमंग होता है, और पुमंग का ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग परागकोश कहते हैं। ऐसे में क्या होता है, तो परागकण का निर्माण होता है। यही परागकण जब इसके वर्तिकाग तक पहुंचता है तो उसको हम लोग परागण की घटना कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते थे, परागण की घटना कहते थे। अब ये वर्तिकाग तक तो पहुंच गया। अब ये वर्तिकाग तक पहुंचने के बाद एक क्या करता है, अंदर में एक नली का निर्माण करता है। ये क्या करता है, नली का निर्माण करता है। नली का निर्माण किस लिए करता है, तो ये बीजांड के अंदर ये नली किससे कनेक्ट हो जाता है, इसके अंदर जो बीजांड होता है उसके अंदर कनेक्ट हो जाता है, और नली से होते हुए जो परागकण होता है वो कहाँ पे पहुंच जाता है, जो छोटे छोटे अंडक होता है उसके पास पहुंच जाता है, और उसके साथ पहुँच कर उसके साथ मिलकर निषेचन की घटना करता है। निषेचन की घटना करने के बाद क्या होता है, इसके अंदर बीज का निर्माण होना शुरू हो जाता है। थोड़ा अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो पर परागण होता है, जो पर परागण होता है, इस केस में क्या देखने को मिलता है कि इस केस में इसका जो परागकण होता है सेम जाति का, मतलब ये अगर आम का पौधा का फूल है तो एक दूसरा एक पौधा होगा, दूसरा पेड़ होगा, वो भी आम का ही होगा, तो इसका जो परागकण होगा दूसरे के वर्तिकाग तक जाता है, दूसरे के वर्तिकाग तक जाता है। इसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि दूसरे के वर्तिकाग तक जाता है। जब ये दूसरे के वर्तिकाग तक जाता है तो उसको हम लोग पर परागण कहते हैं। लेकिन तो अब अगर इसका परागकण निकल के ये दूसरे जाति के आम का, सेम जाति का आम का पौधा है उसको वर्तिकाग तक जाता है, तो हो सकता है कि ये आम के नहीं जाकर कोई दूसरा पौधे के पास चला गया। मान लो कि ये गेहूं के या दूसरे अमरूद के पौधे के वर्तिकाग तक चला गया। ऐसा भी तो चांसेस बन सकता है ना। जब इसको कोई दूसरा कोई लेके जा रहा है तो जरूरी नहीं है ना कि उसी के पौधे पर जाके ये उसको रख दे, ये दूसरे के पौधे पर भी जा सकता है। लेकिन जब यहाँ पर पहुँचता है, मान लो कि अमरूद के पौधा पर पहुँच गया, तो यहाँ पर पहुँचते ही ये क्या करता है, इसको पहचान कर लेता है। ये क्या करता है, जो ये जो स्त्री के सब होता है ये इसका पहचान कर लेता है। तो ये जैसे दूसरे का अगर परागकण आया हुआ रहेगा तो पहचान करके यहीं पर इसको क्या करेगा, अस्वीकृत कर देगा, अस्वीकृत कर देगा, मतलब इसको हटा देगा, इसको यहाँ से ये खत्म कर देगा। इसको वृद्धि को क्या करता है, ये रोक देता है, इसकी वृद्धि को रोक देता है। ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है। ये सब घटनाएं, या मान लो कि ये आम का ही ये पहचान लेता है तो इसके ये नली बना के इसके अंदर भेज देता है। ये सारे जो घटनाएं होता है उसको हम लोग कहते हैं पराग स्त्री के साथ संकर्षण कहते हैं, संकर्षण कहते हैं। ठीक है, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं था, कुछ बातें था कि जो इसमें हम जानकारी दे दिए कि ये क्या चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। आगे एक टॉपिक हम लोग और पढ़ेंगे जिसको बारे में हम लोग कहेंगे कृत्रिम संकरीकरण। क्या कहते हैं, कृत्रिम संकरीकरण। बार बार बताते आते हैं कि जो कृत्रिम शब्द का मतलब ही होता है, कृत्रिम शब्द का मतलब ही होता है जो भी चीज़ें जो इंसान द्वारा किया जाए तो उसको हम लोग कृत्रिम कहते हैं। कृत्रिम संकरीकरण के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। कृत्रिम संकरीकरण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।
तो कृत्रिम का मतलब जो इंसान का, संकरीकरण का मतलब होता है कि हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन शब्द जब भी आएगा, जब भी हम लोग फलों या कुछ भी पौधों में हम लोग जब ऐसा कोई गुण लाते हैं जो गुण क्या होता है कि उसके हम लोग के लिए फायदेमंद हो, हम लोग के लिए क्या हो, फायदेमंद हो। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। धान का पौधा, हम ऐसे धान का पौधा का निर्माण करना चाहते हैं या ऐसे गेहूं का पौधा का निर्माण करना चाहते हैं, ऐसे गेहूं के पौधा का निर्माण करना चाहते हैं जो कम खाने के बावजूद भी उसमें प्रोटीन का मात्रा क्या हो, अधिक हो, उसमें प्रोटीन का मात्रा क्या हो, अधिक हो, या उसका जो जो पौधा हो उसका ऊंचाई ज़्यादा ना हो, छोटा ऊंचाई का हो। छोटा ऊंचाई का होने का कारण क्या दिया जाता है, तो वो पौधा अगर ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आसानी से क्या होता है, हवा से टूट के गिर जाता है, जिससे फसल बर्बाद हो जाता है। तो हम कोई ऐसा उसमें नया किस्म उत्पन्न करना चाहते हैं तो उसको हम लोग संकरीकरण कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग संकरण कहते हैं, संकरीकरण कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और ये इंसानों के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम कहते हैं। ठीक, तो ये कैसे किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हमको पता है ये क्या किया जाता है, दो अलग अलग पौधे, मतलब सेम जाति का दो अलग अलग पौधे दिया जाता है। मान लो कि अगर गेहूं का पौधा का बात करेंगे तो सेम जाति का दो अलग अलग पौधा गेहूं का पौधा ले लेंगे, सेम जाति का दो अलग अलग गेहूं का पौधा ले लेंगे। अब करेंगे, करते क्या है कि ये अलग अलग पौधा है, ठीक है, लेकिन जाति दोनों का क्या है, जाति का मतलब हो गया, प्रजाति का मतलब सेम हो गया, मतलब ये भी गेहूं का पौधा है और ये भी गेहूं का पौधा है, ये भी गेहूं का है और ये भी गेहूं का है, लेकिन इसमें का जो अनाज होता है अलग होता है, इसमें का जो अनाज होता है अलग होता है। तो इस तरह से हम एक नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। कैसे, तो उसके नए पौधे का निर्माण करने के लिए कि क्या करेंगे कि एक पौधे का, मान लो इस वाले पौधे का क्या करेंगे, पराग कण यूज करेंगे, पराग कण यूज करेंगे, और इस पौधे का हम लोग अंडप यूज करेंगे, मतलब स्त्री के सर के अंदर जो बीजाणु होता है उसका जो अंडप होता है तो इसके अंडप यूज करेंगे, और दोनों को क्या करेंगे, दोनों को आपस में मिला देंगे। मिलाने से जो बीज का निर्माण होगा, तो ऑब्वियस है कि जो बीज का निर्माण होगा तो ये दोनों से क्या होगा, कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलेगा, उसका गुण कुछ ना कुछ क्या होगा, अलग होगा। इसलिए कि ये दोनों मिलने से बना हुआ है, तो हो सकता है कि दोनों का गुण एक नए गुण का निर्माण करे और उससे जो पौधा निकाले वो कुछ उसमें अलग किस्म का गुण देखने को मिल सकता है। तो जब हम लोग ऐसे हम लोग अपने से करते हैं और उसमें हम लोग नए गुण ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उसी को हम लोग कृत्रिम संकरीकरण कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम संकरीकरण कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है, तो उसी को हम लोग कृत्रिम संकरीकरण कहते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं किसके बारे में, तो आगे हम लोग बात करेंगे द्वितीय निषेचन के बारे में। आगे हम लोग बात करेंगे द्वितीय निषेचन के बारे में। इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में यहाँ पर पढ़ के समझते हैं और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि द्वितीय निषेचन का मतलब क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। निषेचन शब्द का मतलब ये होता है कि जो यहाँ से, निषेचन शब्द का मतलब होता है जो नर जनन में जो युग्मक का निर्माण होता है, नर जनन में जो युग्मक का निर्माण होता है और मादा जनन में जो युग्मक का निर्माण होता है, जब दोनों आपस में मिलता है तो मिलने की घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। मिलने की घटना को ही हम लोग निषेचन कहते हैं। अब यहाँ पर द्वितीय का मतलब यहाँ डबल निषेचन, ठीक है, द्वितीय का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे डबल निषेचन का बात किया जा रहा है, तो वो क्या है उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे द्वितीय निषेचन का, तो सबसे पहले दिया हुआ है भ्रूण कोश। से भ्रूण कोश का मतलब होता है जहाँ पे बीज का निर्माण होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो भ्रूण कोश के अंदर पहुँचने के बाद पराग नलिका, किसके बारे में कौन पहुँचता है, तो पराग नलिका। अब पराग नलिका क्या होता है थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोग बात कर रहे थे कि ये स्त्री केसर होता है, और इस स्त्री केसर में यहाँ पे क्या आ चुका है, यहाँ पे बीज, यहाँ पे क्या आ चुका है, तो परागकण आ चुका है। यहाँ पे वर्तिकाग्र तक क्या आ चुका है, परागकण आ चुका है। परागकण यहाँ से क्या करता है, एक नली का निर्माण करता है जो किससे जुड़ता है, बीजांड से जुड़ता है। जो किससे जुड़ता है, बीजांड से जुड़ता है। इस बीजांड के अंदर ही क्या होता है, पराग भ्रूण कोश होता है। इस बीजांड के अंदर ही क्या होता है, भ्रूण कोश होता है। एक जो यहाँ पे ये जो नली बनाता है ना, जो यहाँ पर भ्रूण कोश तक आने के लिए, परागकण भ्रूण कोश तक आने के लिए जो नली बनाता है, इसी नली को हम लोग क्या कहते हैं, तो पराग नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं, पराग नलिका कहते हैं। ठीक है, इसी नली को हम लोग क्या कहते हैं,
पराग नलिका कहते हैं। जैसे कि इस आकृति में यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो नली बनाया गया है तो पोलन ट्यूब यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में इसको हम लोग पराग नलिका कहते हैं, पराग नलिका। इसी नलिका से होते हुए पराग कण नीचे की ओर जाता है। देख सकते हैं कि इस नलिका से होते हुए पराग कण यहाँ पर बीजांड के अंदर एंट्री कर रहा है, बीजांड के अंदर एंट्री कर रहा है। बीजांड के अंदर फिर से एक बार याद दिला देना चाहते हैं, जो बीजांड होता था इसमें ऊपर में यहाँ पे 3 कोशिका होता था और नीचे में भी यहाँ पे 3 कोशिका होता था, ठीक। इसलिए कि अब यहाँ पे इसको समझना जरूरी है, इस 3 कोशिका में एक जन्म कोशिका अंड कोशिका होता था, ठीक, और 2 सहायक कोशिका यहाँ पर देखने को मिलता था, और बीच में 2 केंद्रक होता था जिसको हम लोग ध्रुव केंद्रक हम लोग कहते थे। बीच में 2 केंद्रक होता था जिसको हम लोग ध्रुव केंद्रक कहते थे। ये सब पॉइंट भी थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये चीज़ें हम लोग को समझ में आ सके, ठीक है। तो आगे दिया हुआ है कि पराग नलिका से होते हुए नर युग्मक बाहर निकल आते हैं और इसमें से एक नर युग्मक, अब देखो एक और चीज़ बता देते हैं, जो ये पराग कण होता है ना, पराग जो कण होता है जो वर्तिकाग्र तक आया हुआ होता है, जो वर्तिकाग्र तक आया हुआ होता है वो क्या करता है, 2 नर युग्मक का निर्माण करता है। कितना? तो 2 नर युग्मक का निर्माण करता है। तो ये इस बात को ध्यान में रखना है, 2 नर युग्मक का निर्माण करता है। नर युग्मक बता चुके हैं, यही नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है, तो 2 नर युग्मक का निर्माण करता है। तो 2 नर युग्मक का निर्माण करता है, ये पराग नलिका से निकलता है। तो ये पराग नलिका से निकल के 2 नर युग्मक का निर्माण करता है। तो नर युग्मक से बाहर निकल आते हैं, इनमें से एक नर युग्मक जो होता है वो अंड कोशिका से क्या करता है। अब देखो अंड कोशिका याद करो, तो अंड कोशिका भी बता रहे थे, जो बीजांड होता है, तो बीजांड के ऊपर वाला यहाँ पर हिस्सा में 3 कोशिका होता है और एक कोशिका को हम लोग अंड कोशिका कहते हैं। तो जो 2 नर युग्मक बनता है वो एक अंड कोशिका से मिलता है, वो एक अंड कोशिका से मिलता है। संलयन का मतलब होता है मिलना, और युग्मनज का निर्माण करता है। तो कभी भी 2 चीज़ों का, 2 युग्मक का निर्माण होता है। अंड कोशिका जो होता है वो मादा युग्मक होता है, और यहाँ पे जो परागकण होता है, तो परागकण से 2 नर युग्मक का निर्माण हुआ है। तो 2 नर युग्मक का निर्माण होता है, ये नर युग्मक है और अंड कोशिका मादा युग्मक है। और जब दोनों आपस में मिलता है तो किसका निर्माण होता है, तो युग्मनज का निर्माण होता है। उसको हम लोग बोलते हैं युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। थोड़ा सा ये और डिटेल में अच्छा से समझ में आ जाएगा, एक चीज़ आप लोगों को अगर बता दे तो। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा उसका भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं, जो कि और क्लियर तरीका से समझ में आ जाएगा। देखिए, जो अब हम लोग बात करते हैं, अगर यहाँ पर बात करेंगे, अगर इंसान का बात करेंगे तो इंसान के लिए थोड़ा समझ लेना और अच्छा होता था। नर, इसमें इंसान में भी क्या होता है, नर में नर युग्मक का निर्माण होता है और एक तरफ मादा युग्मक का निर्माण होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब इस बात को ध्यान में रखना है, जब भी नर और मादा युग्मक का बात किया जाएगा तो नर युग्मक का अगर हम लोग बात करते हैं तो नर युग्मक शुक्राणु होता है, मादा युग्मक अंडाणु होता है, ठीक है। अभी अगर गुणसूत्र का बात करेंगे तो ये भी 23 होगा और ये भी कितना होता है, 23 होता है, आधा आधा बन गया रहता है युग्मक में। फिर से ये दोनों आपस में मिलता है, मिलने की घटना को हम लोग निषेचन कहते हैं, ठीक है। दोनों आपस में मिलता है, युग्मनज का निर्माण होता है। दोनों आपस में मिलता है तो क्या बनता है, युग्मनज का निर्माण होता है। ये दोनों आपस में जब मिल जाते हैं तो युग्मनज, और इसका गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाएगा, 23 मिलके ये 46 हो जाता है। तो अगर इंसान का जो बच्चे का निर्माण होता है, यही सबसे पहला जो बनता है वही युग्मनज कहलाता है। यही क्या कहलाता है, युग्मनज कहलाता है। तो यही क्या होता है, युग्मनज कहलाता है। यही युग्मनज बाद में भ्रूण का निर्माण करता है। भ्रूण ये विकास होने लगता है और धीरे धीरे ये बच्चे का रूप लेना शुरू कर देता है, धीरे धीरे ये बच्चे का रूप लेना शुरू कर देता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक। आगे हम लोग इसमें आप चर्चा करते हैं कि
तो उसका सबसे बाद वही जो बात हो गया कि अंड कोशिका एक नर युग्मक जो आपस में मिलके क्या कर लेता है, युग्मनज का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ से युग्मनज बन जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग जाइगोट कहते हैं। अब देखो, अभी हम बताए कि यहाँ पे जो परागकण होता है दो नर युग्मक का निर्माण करता है। तो दूसरा जो नर युग्मक होता है वो किसके पास जाता है, तो ध्रुवीय केंद्रक के पास जाता है। अब बार बार यहाँ पर बात चीज बता रहे हैं कि ध्रुवीय केंद्रक कितना होता था, 2 होता था। कितना होता था ध्रुवीय केंद्रक, जिसको पोलर न्यूक्लियाई हम लोग यहाँ पे इंग्लिश में कह रहे हैं। यहाँ पर 2 होता था, बताया गया था पूरी तरह से स्ट्रक्चर कि यहाँ पे 3 होता है। 3 में एक अंड कोशिका होता था, बीच में 2 ध्रुवीय केंद्र होता था, और नीचे वाला सबसे नीचे वाला को प्रतिव्यासांत कोशिका हम लोग कहते थे। नीचे वाला भी 3 रहता था, जिसको हम लोग प्रतिव्यासांत कोशिका कहते थे। ठीक, अब जो दूसरा वाला जो नर युग्मक होता है वो किससे मिलता है, ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है। किससे मिलता है, ये ध्रुवीय केंद्रक से जाकर संलयन करता है, उससे ये जाके जुड़ जाता है। अब निषेचन से पूर्व मतलब निषेचन के पहले दोनों ध्रुवीय केंद्रक मिलकर द्वितीय केंद्रक बना लिया रहता है। अब देखो, 2 ध्रुवीय केंद्रक था, दोनों आपस में मिल गया था पहले ही। अब मिलकर ये कितना द्वितीय, मतलब इसका जो केंद्रक था वो कितना था, द्वितीय मतलब 2 केंद्रक का निर्माण कर लिया था। ठीक, द्वितीय केंद्रक तो था नर युग्मक का संलयन। अब वही हो गया, दूसरा वाला जो नर युग्मक है और इसके साथ जाके क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है। इसके साथ जाके क्या हो रहा है, संलयन कर दे रहा है, मतलब मिल जा रहा है। तो द्वितीय केंद्रक नर युग्मक से बनी संरचना का प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहलाता है। जब ये मिल जाता है तो मिलने के बाद जो बनता है स्ट्रक्चर, उसको हम लोग भ्रूणपोष केंद्रक कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भ्रूणपोष केंद्रक कर रहे हैं। इस प्रकार के निषेचन की क्रिया क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से निषेचन की क्रिया, इस बात को ध्यान में रखना है। जो यहाँ से 2 नर युग्मक था, तो एक नर युग्मक किसके, अंड कोशिका के साथ मिला। जो ऊपर में यहाँ पर 3 कोशिका था, इसमें एक अंड कोशिका था, तो उसके साथ मिल गया। और यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे 2 ध्रुवीय केंद्रक था, उसके साथ एक नर युग्मक जाके मिल गया। निषेचन की क्रिया में नर युग्मक का अंड से मिलकर क्या कर गया, द्विगुणित हो गया। देखो, अंड कोशिका जो था, जो अंड कोशिका जो बना हुआ था वो क्या था, अगुणित था। वो क्या था, अगुणित था। हम बार बार बताते आते हैं कि जब गुणसूत्र की संख्या आधा हो जाता है तो उसको हम अगुणित कहते हैं, और जब वो पूरा हो जाता है तो उसको हम लोग द्विगुणित कहते हैं। अर्धगुणित या अर्धगुणित हम लोग कह रहे थे। ठीक, इसमें कुछ का हम लिखवाए भी थे, अगुणित और द्विगुणित। तो जो अंड कोशिका होता है अगुणित होता है। ठीक, उसके साथ जो एक नर युग्मक मिला वो भी अगुणित था, दोनों मिलकर क्या हो गया, द्विगुणित का निर्माण कर लिया। तो वही चीज लिखा हुआ है, निषेचन क्रिया के नर युग्मक का अंड के साथ मिलकर द्विगुणित का निर्माण, मतलब द्विगुणित युग्मनज जो बनता है हमेशा द्विगुणित होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक, अब जो द्वितीय केंद्रक था नर युग्मक से जब मिला, तब देखो द्वितीय केंद्रक जो नर युग्मक से संलयन किया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अब 2 बार निषेचन हो गया। एक तो अंड कोशिका के साथ जाकर जो मिला नर युग्मक, उससे एक निषेचन हुआ, और जो द्विकेंद्रक था, जो 2 केंद्रक वाला यहाँ पे था कोशिका, वो उससे एक नर युग्मक जाके मिला, तो उससे भी एक निषेचन की क्रिया हो गया। तो उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, द्विनिषेचन कर रहे हैं, मतलब दोबारा निषेचन की घटना उसके साथ क्या जाता है, घट जाता है। तो उसको हम लोग द्विनिषेचन कहते हैं। अगर बात करेंगे द्विनिषेचन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो नवासिंग ने 1898 में किया था। उन्होंने फिलिटेरिया तथा सिलियम के सर्वप्रथम द्विनिषेचन, इसमें 2 पौधे का नाम दिया हुआ है, जिससे इन्होंने देखा था द्विनिषेचन की घटना को, इन्होंने देखा था इस पौधे से। ये 2 बार निषेचन होने के कारण इसको हम लोग द्विनिषेचन कहते हैं। अब देखो, यहाँ पे बात कर रहे थे कि अंड कोशिका, जो अंड कोशिका था तो वो भी क्या था, अगुणित था। नर युग्मक जो था, नर युग्मक था वो भी अगुणित था। दोनों मिलकर द्विगुणित हो गया। लेकिन जो द्वितीय केंद्रक था, ये पहले से ही क्या था, ये पहले से ही द्विगुणित था। ये द्वितीय केंद्रक था, 2 केंद्रक होने के कारण पहले से ये द्विगुणित था। और इसके साथ एक और नर युग्मक आके मिल गया, ये कितना बन गया,
तो ये जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिगुणित कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिगुणित कहते हैं। ठीक, अब देखो होता क्या है कि ये जो नर युग्मक और अंड कोशिका जब मिलता है, नर युग्मक और अंड कोशिका मिलता है, इससे जो फल का निर्माण होता है, इससे जो फल का निर्माण होता है उसको हम लोग कहते हैं सत्य निषेचन। ये सत्य फल भी उसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग सत्य निषेचन कहते हैं। जब नर युग्मक किससे, अंड कोशिका के साथ जब संलयन करता है, मिलता है, जिससे जाइगोट बनता है, जिससे युग्मनज बनता है, तो उसको हम लोग सत्य निषेचन कहते हैं। उसको हम लोग सत्य निषेचन कहते हैं। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अब ये समझ में आ गया त्रिगुणित क्या होता है। तो ये पहले से द्विगुणित था और एक अर्धगुणित आके उसके साथ मिल गया, ये 3 हो गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, त्रिगुणित कह रहे हैं। इस प्रकार के संलयन को हम लोग त्रिसंलयन भी हम लोग कहते थे। इस प्रकार के संलयन को हम लोग त्रिसंलयन कहते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ें होता है पता चलेंगे, जो इसमें ऐसे जो चर्चा करने वाला चीज़ नहीं है उसको हम यहाँ पर स्किप करते चलेंगे। ठीक, ये जितना भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, सारा चीज़ें यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो आगे जो चर्चा का विषय है वो है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष बेसिकली क्या होता है, तो ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, खाद्य पदार्थ मतलब खाने का सामान प्रदान करता है। ये कैसे बनता है भ्रूणपोष, तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो निषेचन जब क्रिया होता है तो उस टाइम में हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि नर युग्मक अंड में तथा दूसरा जो नर युग्मक होता है वो किसके साथ मिलता है, द्वितीय केंद्रक मतलब जो दो केंद्रक वाला होता है, ध्रुवीय केंद्रक वाला, उसके साथ मिलता है। और जब उसके साथ ये मिलता है, द्वितीय केंद्रक के साथ जो मिलता है, वही क्या करता है, भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। वही क्या करता है, प्रथम भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। ध्यान दीजिएगा लोग, जो ध्रुवीय केंद्रक था, जो दो को ध्रुवीय केंद्रक था, उससे जो दूसरा वाला नर युग्मक जो मिला, मिलने के बाद त्रिगुणित हुआ था। ये भी बताया था कि वो त्रिगुणित हुआ था। वही त्रिगुणित विभाजित होकर वही आगे चल के किसका निर्माण करता है, तो भ्रूणपोष का निर्माण करता है। अब भ्रूणपोष का काम क्या होता है, तो भ्रूणपोष का काम होता है कि जो भ्रूण बनता है, अब भ्रूण का मतलब बता चुके हैं, अभी बताए कि जो युग्मनज बनता है, युग्मनज ही सबसे पहले जो दो युग्मक मिलता है, मिलने के बाद जो बनता है उसको हम युग्मनज कहते हैं। यही क्या होता है, यही भ्रूण का रूप ले लेता है। यही भ्रूण का रूप लेकर इसका विकास करके एक हम लोग बोल सकते हैं जीव का निर्माण करता है, या बोल सकते हैं पेड़ पौधा में तो ये बीज का निर्माण कर लेता है। और बीज को जो भोजन प्रदान करता है वो भ्रूणपोष करता है। और भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है, दो जो ध्रुवीय केंद्रक होता है उसी के साथ क्या होता है, दूसरा वाला जो नर युग्मक होता है उसके साथ इसके साथ जाके क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो मिलने से ये त्रिगुणित हो जाता है और त्रिगुणित का विकास करके भ्रूणपोष का निर्माण करता है, जो आगे चल के जाके भ्रूण का पोषण प्रदान करता है। आगे थोड़ा सा जान लेते हैं अभी अनिषेक फलन। अनिषेक फलन क्या होता है, ठीक है। इसमें दिया है कुछ पौधे में निषेचन के बिना ही क्या हो जाता है, फल का निर्माण हो जाता है। कुछ पौधा ऐसा होता है जो निषेचन के बिना ही फल का निर्माण हो जाता है। निषेचन के बिना ही फल की उत्पत्ति की क्रिया को क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। अब देखो ये इम्पोर्टेंट है और इसको यहाँ से लिखना है अनिषेचन, और यहाँ से इसका डेफिनेशन भी लिख लेना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि अनिषेक फलन का क्या याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है। केला में होता है, अनारस में होता है, अनानास में होता है और संतरा में होता है, अंगूर में अनिषेक फलन होता है। ये बिना निषेचन का ही, बिना निषेचन का मतलब क्या है कि बिना
परागकण के वर्तिका तक पहुँचे ही ये अपने आप क्या कर लेता है, फल का निर्माण कर लेता है। तो उसको हम लोग अनिषेक फलन कहते हैं, उसको हम लोग अनिषेक फलन कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। कुछ और भी चर्चा यहाँ पर दिया कि परागकण तथा निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बीज का विकास प्रारंभ हो जाता है। परागकण तथा निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बीज का विकास प्रारंभ हो जाता है, परंतु यह विकास कुछ समय बाद रुक जाता है। इस प्रकार निर्मित फलों का कम विकसित बीज उत्पन्न होता है। और उदाहरण के लिए अंगूर, तो इसका जो बीज होता है ना, इसका बीज जो होता है बहुत कम विकसित होता है, जिसके कारण हम लोग इसके बीज से नए पौधे का निर्माण भी नहीं कर सकते। अंगूर के बीज से नए पौधे का निर्माण नहीं कर सकते। केला के बीज से हम लोग पौधे का निर्माण नहीं कर सकते। केला का भी बीज होता है, लेकिन वो विकसित बीज नहीं होता है, क्योंकि वो अनिषेक फलन के द्वारा निर्मित होता है। तो विकसित बीज नहीं होने के कारण उसके बीज से हम लोग नए पौधे का निर्माण नहीं कर पाते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक। तो ऐसा नहीं है केला का बीज नहीं होता, अंगूर का बीज नहीं होता है, लेकिन वो सही ढंग से वो क्या होता है, विकसित नहीं होता है, सही ढंग से विकसित नहीं होता है। तो आगे का जो टॉपिक है वो है भ्रूण का विकास के बारे में हम लोग पढ़ना है कि भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, भ्रूणीय विकास के बारे में। तो आज के लिए क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।